चलिए, लास्ट क्लास हम लोग जब स्वेट इक्विटी शेयर्स पढ़े थे तो पहले हम ना तुम लोग के साथ कुछ रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन कर लेंगे तो अपने को पता चल जाएगा कहाँ तक पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर जब हम लोग चैप्टर चालू किए थे, चैप्टर का नाम क्या था बोलिए तो, शेयर कैपिटल। इस शेयर कैपिटल चैप्टर में आप ये समझे थे कि शेयर्स क्या होते हैं और उसमें अलॉटमेंट्स कैसे होते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग ने इसमें सबसे पहले सेक्शन 39 और 40 पढ़ा था, जिसके अंदर हम लोग ने सीखा था क्या बोलो तो, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, कि कैसे शेयर्स इश्यूज होते हैं। डन है क्या। फिर हम लोग ने अलॉटमेंट पढ़ने के बाद फिर हम लोग ने एक पूरा सेट ऑफ सेक्शन किया था जिसका नाम क्या था, बायबैक, सेक्शन 68, 69 एंड 70। डन है क्या अच्छी तरह से। ये पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग ने पढ़ा था नॉर्मली, पहले शुरू किया था राइट इशू से सेक्शन 62। उसके बाद हम लोग ने एक सेक्शन पढ़ा था जिसका नाम था बोनस इशू, जिसका सेक्शन क्या था 63। डन है क्या। इसमें हम लोग ने पढ़ा था राइट इशू एंड बोनस इशू। उसके बाद लास्ट क्लास में हम लोग ने बहुत कुछ कवर किया था, जैसे कि 52 सिक्योरिटी प्रीमियम, 53 इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, 54 स्वेट इक्विटी शेयर्स। ये सब कुछ कवर कर लिया था हम लोग ने लास्ट क्लास में। आज का क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं हमारे शेयर कैपिटल का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। डन है क्या। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपके साथ एक सेक्शन जिसका नाम है सेक्शन 43। जिसका नाम क्या बोलिए, सेक्शन 43, जो बात करता है या फिर डील करता है एक टॉपिक से जिसका नाम है काइंड्स ऑफ कैपिटल। काइंड्स ऑफ कैपिटल यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स, या फिर इसको हम एक बात में लिख ले, काइंड्स ऑफ शेयर्स। क्या लिखे बोलो तो, काइंड्स ऑफ शेयर्स। सेक्शन 43 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 43 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विथ काइंड्स ऑफ शेयर्स। बोलता है कि दो तरह के शेयर्स होते हैं बेटा, दो तरह के शेयर्स होते हैं। एक होते हैं बोलो तो क्या, इक्विटी शेयर्स, और एक होते हैं आपके प्रेफरेंस शेयर्स। दो तरह के शेयर्स होते हैं कंपनी में, बोलिए क्या क्या, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। अब जो इक्विटी शेयर्स होते हैं ना, जो इक्विटी शेयर्स होते हैं, ये जो इक्विटी शेयर्स वाले होते हैं, इनके पास रहता है राइट टू वोट। इनके पास क्या रहता है बोलो, राइट टू वोट, यानी कि वोटिंग का अधिकार किस शेयर होल्डर के पास रहता है, इक्विटी शेयर होल्डर के पास। डन है क्या। और प्रेफरेंस शेयर्स का अगर मैं बताऊं तो सिंपल सा मतलब समझिए, ऐसे टाइप ऑफ शेयर होल्डर के पास कोई भी तरह का राइट टू वोट नहीं रहता, यानी कि प्रेफरेंस शेयर कभी भी वोट नहीं करते हैं कंपनीज के लिए। डन है क्या। वोट करने का मतलब क्या, वोट का मतलब क्या, डिसीजन लेना। वोट का मतलब क्या होता है बोलो, डिसीजन लेना। हम वोट कर रहे हैं यानी कि हम क्या लेंगे, डिसीजन लेंगे। और अगर हम डिसीजन ले रहे हैं तो किसके पास पावर है डिसीजन लेने का, कंपनी का। इक्विटी शेयर्स के पास है, प्रेफरेंस शेयर्स के पास नहीं है। अब जो इक्विटी शेयर्स होल्डर है इनके पास राइट टू वोट तो है, प्रेफरेंस शेयर्स के पास राइट टू वोट नहीं है। बोलने का मतलब क्या है, इक्विटी शेयर्स को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है कि नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। इक्विटी शेयर को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं मिलता। प्रेफरेंस का नाम ही है प्रेफरेंस, प्रेफर करना, प्रेफर। तो प्रेफरेंस शेयर को क्या मिलता है बोलो तो, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, यानी कि इन लोगों का डिविडेंड क्या रहता है बोलो, फिक्स रहता है। भैया डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड एक ऐसा शेयर है प्रॉफिट का वो हिस्सा, कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हम लोग शेयर होल्डर को देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलो, डिविडेंड। डन है क्या अच्छी तरह से। तो काइंड्स ऑफ शेयर, कितने तरह के शेयर्स होते हैं बोलिए, दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इक्विटी शेयर्स और एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। डन है क्या। जो इक्विटी शेयर्स होते हैं इनके पास रहता है राइट टू वोट, लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनके पास कोई भी तरह का राइट टू वोट नहीं होता। उसी तरह से इक्विटी शेयर्स के पास फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं होता, प्रेफरेंस शेयर्स के पास फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है। Am I clear with this? नेक्स्ट,
भैया इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का और कुछ डिफरेंस है। हम बोले ध्यान से सुनो, इनको प्रायोरिटी नहीं मिलता, इनको प्रायोरिटी नहीं मिलता। भैया प्रायोरिटी कब? हम बोले जब कंपनी बंद होता है तो सबसे पहले पेमेंट किसको किया जाता है? क्रेडिटर्स को, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स को। क्रेडिटर इंक्लूड्स डिबेंचर होल्डर सब, लेकिन एट द एंड प्रेफरेंस का मतलब क्या? इक्विटी से पहले प्रेफरेंस दे रहे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। डन है क्या? फर्स्ट क्लास याद है ना, उसको कैसे करने की वही है, ठीक है ना। तो यहां पे कोई भी तरह का प्रायोरिटी, मतलब सॉरी यहां पे तो रहता है रे, वहां नहीं रहता है। यहां पे प्रायोरिटी रहता है, वहां पे प्रायोरिटी नहीं रहता है। डन है क्या अच्छी तरह से? अब सुनो ना, एक बात बताओ, कितना तरह का शेयर्स होता है? शेयर्स कितना तरह का बोलो? 2 तरह का शेयर्स है भैया। एक हुआ इक्विटी शेयर्स और एक हुआ भैया प्रेफरेंस शेयर्स। डन है। अब सुनो, इक्विटी का भी 2 तरह होता है। इक्विटी कितना तरह का होता है बोलो? 2 तरह का होता है। क्या बोल रहे हैं? बोले हाँ, इक्विटी भी 2 तरह का होता है। भैया क्या क्या? हम बोले सुनो, एक होता है एक क्या होता है बोल? ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स। एक क्या होता है बोल? ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स, जिसका सब कुछ ऑर्डिनरी रहता है, नॉर्मल रहता है, ठीक है। और एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डीवीआर, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। क्या बोलते हैं बोलो? डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। बाबा ये होता इक्विटी शेयर ही है रे, होता क्या है ये बोलो ना? इक्विटी शेयर ही है, लेकिन इसका नेचर के वजह से इसको क्या बोला जाता है? डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, अलग माना जाता है इसको, ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से, इसको क्या बोला जाता है बोल? डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। ध्यान से सुन भैया, फर्क क्या है? मैं तुमको एकदम लाइव फर्क बता रहा हूं। जो नॉर्मल इक्विटी शेयर्स रहता है ना, नॉर्मल का मतलब समझा? ऑर्डिनरी वाला। जो नॉर्मल इक्विटी शेयर्स रहता है ना, उसमें क्या मिलता है आपको? वोटिंग राइट्स। मेरा बात सुन, एक कहावत सुना है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाओगे तो कुछ खोना पड़ेगा। सीएमए पास करने के लिए अपना नींद, चैन, सैक्रिफाइस बहुत कुछ करना पड़ेगा। सीए पास करने के लिए सैक्रिफाइस का तो अति पार करना पड़ेगा। द पॉइंट इज सैक्रिफाइस करोगे तो कुछ पाओगे। उसी तरह यहाँ भी है कि तुमको अगर, भैया हम लोग कौन सा लेंगे? हम लोगों को अगर कंपनी का शेयर चाहिए भैया, तो हम लोग कौन सा शेयर लेंगे? हम बोलेंगे जो कंपनी इशू कर रहा है वही लोगे तुम? नहीं भैया बताओ ना, दो में दोनों इशू करे तो हम लोग किस में चूज करेंगे? हम बोले तुम ही बताना तुमको किस में इच्छा है। तो भैया मतलब बताओ। हम बोले ऑर्डिनरी नॉर्मल वाला में वोटिंग राइट्स मिलता है, लेकिन एक कहावत भी बोले, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। अगर तुम नॉर्मल इक्विटी लोगे वोटिंग राइट्स मिलेगा, और वोटिंग राइट्स का अगर हम तुमको एग्जाम्पल दे तो कुछ इस प्रकार का वोटिंग राइट्स है। एक शेयर पे तुमको मिलेगा कितना वोट? 1 वोट। एक ठो शेयर खरीदा, कितना वोट मिलेगा? 1 ठो। डन है क्या? एक शेयर पे 1 वोट। भैया तो क्या ले? हम बोले पहले नॉर्मल वाला सुन लिया, तो अब सुन, अब किसका बात करेंगे? डीवीआर का। इसका नाम ही क्या बोल रहा है बोलना? डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। यानी कि इसका वोटिंग राइट्स में कुछ फर्क रहेगा ही। इसका वोटिंग राइट्स का अगर हम बात करें, इसमें भी वोटिंग राइट्स मिलता है, ऐसा नहीं इसमें नहीं मिलता है, लेकिन इसका वोटिंग राइट्स का एग्जाम्पल अगर दे तो कुछ इस प्रकार रहेगा। तुमको एक शेयर पे तुमको मिलेगा कितना वोट? 10 वोट। अब हम तुमसे पूछते हैं, कॉमन सेंस यूज करके बता कि महंगा कौन सा रहेगा शेयर्स का दाम? महंगा और सस्ता? सस्ता नॉर्मल वाला रहेगा। वाह मेरा हीरा मोती, एकदम मतलब किस करने का मन कर दिया तुम लोग को। साले नॉर्मल वाला सस्ता रहेगा, जिसमें तुमको ज्यादा कंपनी का कमांड मिलेगा, वो सस्ता रहेगा। जब नॉर्मल इक्विटी शेयर में तुमको कितना शेयर पे, एक शेयर पे कितना वोट मिल रहा है? 1 वोट। वो सस्ता रहेगा। वोटिंग का मतलब समझ रहे हैं ना तुम लोग? तुमको कंपनी का क्या मिल रहा है? कमांड मिल रहा है, कंपनी तुम्हारे स्टेक के अंदर आ रहा है, और तुमको लग रहा है नॉर्मल वाला सस्ता रहेगा। बेटा
नॉर्मल वाला ही क्या रहेगा, एक्सपेंसिव रहेगा। किसमें? ओहो, हम यहाँ 1 शेयर पे 10 वोट लिख दिए क्या? वापस किस ले लेते हैं, सब कुछ मेरा। वही हम सोचे, इतना समझदार कैसे हो गया तुम लोग। अच्छा, समझ गया हमको क्या करना है। थैंक्स ब्रो। यहाँ पे मिलेगा 10 शेयर पे 1 वोट। चल झूठा लोग, ये लोग मेरे को ऐसे ही करता है कंफ्यूज। 10 शेयर पे कितना वोट बोल? 1 वोट। अब बता एक्सपेंसिव कौन सा है? क्यों? 1 शेयर पे 1 वोट मिल जाएगा, डन है क्या? वो क्या है, अपना महंगा वाला है। तो सुनना, जब ये महंगा वाला है तो ऑब्वियसली तुम कौन सा खरीदेगा? तुमको क्या मन है बोलना, मेरा छोड़, अपना बता। तेरा बुद्धि क्या बोलता है, तेरे को क्या चाहिए? विशाल बोल रहा उसको डीवीआर चाहिए। ठीक है भाई, तेरे को वोटिंग राइट से क्या मतलब है? तेरा कुछ व्यू है सर? कुछ नहीं लेगा, शेयर ही नहीं लेगा तेरा भाई। इतना साल बाद आया, बता। ये वाला लेगा तुम? ठीक, छोड़ दे तुम लोग सब। नॉर्मली लोग यही लेते हैं। बोलो क्यों? तुमको क्या लेना देना वोटिंग से? तुमको घंटा समझ आता है कंपनी का कुछ? तुमको देखना है 10 रुपये का शेयर है, कितना में खरीदे कितना में बेचना है। तुमको कौन सा ट्रांजैक्शन समझ आता है कंपनी का? समझ आ रहा है? और तुम कितना ही इन्वेस्ट कर लेगा भाई, जो तेरे को वोटिंग इतना ही नेसेसरी हो जा रहा है, कितना इन्वेस्ट करेगा तुम? ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख करेगा एक शेयर में, या तुम्हारा औकात के बाहर जाके भी 20 लाख करेगा, या ज़्यादा से ज़्यादा तुम 1 करोड़ ही करेगा। फिर भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम तुमको कंपनी का, बड़े बड़े कंपनी का बात करें, उस पर कितना % स्टेक ले पाएगा? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1%। उससे ज़्यादा स्टेक थोड़ी ना मिलेगा तुमको। अगर 5 लाख किए तो सर वही 0.0001% के आसपास। ये औकात है बड़े बड़े कंपनीज का, छोटे का बात नहीं कर रहे। डन है क्या? तो पॉइंट ये है ना बाबू कि डीवीआर जो होता है उसका वोटिंग राइट तो रहता है, मतलब वोटिंग राइट्स ऐसा रहता है कि तुम अगर 10 शेयर खरीदा तो कितना वोट मिलेगा? 1 पे 1 वोट। अब तुम सोच के देख, अगर तुमको नॉर्मल चाहिए तो तुमको वोटिंग राइट्स मिलेगा लेकिन एक्सपेंसिव ज्यादा रहेगा। अगर डीवीआर लेगा तो वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा लेकिन सस्ता रहेगा। तो वही हम एक लाइन बोले ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो कुछ पा रहे हो तो कुछ जा भी रहा है। अगर सस्ता में पा रहे हो तो वोटिंग राइट्स जा भी रहा है, और उसी तरह अगर वोटिंग राइट्स चाहिए तो महंगा भी पड़ रहा है। डन है क्या अच्छी तरह से? तो सिंपल सा लॉजिक है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। इसी कंसेप्ट को हम समझाने के लिए एक टॉपिक समझाएंगे जिसका नाम क्या होता है बोलो तो? डीवीआर, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। हम तुमसे पूछते हैं क्या हर कंपनी डीवीआर इशू कर सकता है? द आंसर इज बिग नो। हर कंपनी इशू नहीं करता। एक एग्जांपल दो ना, टाटा मोटर्स जानते हो? टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स कंपनी है, वो डीवीआर इशू किया है। समझ आ रहा है अच्छी तरह? डीवीआर मतलब क्या बोल? डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। हम तुमको क्या बोले, इक्विटी शेयर्स के पास ही क्या रहता है? राइट टू वोट। तो मैंने बोला कि इक्विटी का 2 पार्ट है, एक ऑर्डिनरी एक डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। भैया एक बात बताओ, प्रेफरेंस शेयर के पास कभी नहीं रहता है क्या राइट टू वोट? हम बोले सुनो एक एक्सेप्शन है, मैं लिखवा दे रहा हूं बस सुन लो पहले। एक एक्सेप्शन है, प्रेफरेंस शेयर को भी राइट टू वोट मिलेगा अगर उसको लगातार 2 साल से तुम डिविडेंड नहीं दे रहे हो। प्रेफरेंस शेयर को क्या मिलता है बोलो? ठीक है, तुम अगर लगातार 2 कंसेक्यूटिव ईयर से, कितना बोलो? 2 कंसेक्यूटिव ईयर से उसको तुम बोलो डिविडेंड नहीं दे रहे हो, तो प्रेफरेंस शेयर के पास भी राइट टू क्या आ जाता है बोलो? वोट आ जाता है। एम आई क्लियर विद दिस? यस और नो? श्योर? सो डीवीआर से रिलेटेड मैंने एक तो ये देखो, इक्विटी शेयर का कितना टाइप है बोलो ना? 2 टाइप। एक क्या बोलो? ऑर्डिनरी शेयर, और एक क्या है? डीवीआर। डन है क्या अच्छी तरह से? अब तुम नोटिस करो, व्हाट आर द प्रोविजन इन रिलेशन टू डीवीआर? व्हाट आर द प्रोविजन इन रिलेशन टू व्हाट? डीवीआर। एक बार रीड करो, चलिए देखिए।
अगर आपको डीवीआर इशू करना है बच्चा लोग, डीवीआर कंपनी की, कौन तुम लोग कौन है कंपनी, अगर तुम लोग को क्या इशू करना है बोलो ना, डीवीआर इशू करना चाहते हो बोलो, अरे हाँ बोलो ना रे बाबा, डीवीआर इशू करना है करो। सबसे पहले क्या करना है, आर्टिकल मस्ट ऑथोराइज। आपका आर्टिकल क्या होना चाहिए बोलो तो, ऑथोराइज होना चाहिए। लास्ट क्लास से पता है, पूरे जमाने में पता चल चुका है कि अगर आर्टिकल साइलेंट है तो आर्टिकल को क्या करना है बोलो, अमेंड करना है। अमेंड करने के लिए क्या पास करो, एसआर इन जीएम। और एक बार एसआर इन जीएम पास हो जाता है, किसको जमा करते हो, आरओसी को। किस फॉर्म में जमा करते हो, एमजीटी 40। समझ आ गया, ये तो पक गया हो तुम लोग। उसके बाद डीवीआर इशू करने के लिए क्या पास करना पड़ेगा, ओआर इन जीएम। जिंदगी में पहली बार ऐसा मौका होता है कि हम लोगों को ओआर मिलता है सुनने को। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन बहुत कम आता है, स्पेशल रेजोल्यूशन ज़्यादा आता है, वही जिंदगी में बहुत कम ही होता है। डन है क्या, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा किसके लिए बोलो तो, डीवीआर का स्टेप बताओ। नंबर 1 आर्टिकल मस्ट ऑथोराइज। कंपनी का 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होना चाहिए कि वो डीवीआर इशू कर सकता है। अगर नहीं लिखा है तब क्या करना है, तब आर्टिकल को अमेंड कर दो भैया। कैसे, बाईपासिंग एसआर इन जीएम। अब तुम लोग सोचेगा भैया अगर ये क्वेश्चन आ गया, अगर सपोज करो कितना मार्क्स का, 8 मार्क्स का, भैया कैसे लिखेंगे आप, तो साला खाली कीवर्ड लिखाता है। आपसे जैसा गधा आदमी नहीं देखा हम दुनिया में, कीवर्ड में कैसे पास करवाएगा भैया हम लोग को। पहला लाइन क्या लिखा है, आर्टिकल मस्ट ऑथोराइज ना। इसको पैरा बनाने नहीं आएगा तुम लोग को, बना लेगा। इतना क्यूट है तुम लोग, मानता है क्या अपने आप को स्मार्ट, हाँ देखो तो कैसे बनाएगा। अपने को ये सब कीवर्ड्स ही एग्जाम में याद रखना है और कुछ नहीं। अब देखो इसी को मैं खाली एक बार जिस्ट दिखा रहा हूँ कि इसको आप कैसे लिख लोगे। आपको क्या इशू करना है, डीवीआर इशू करना है। तो सबसे पहले क्या बोला है, आर्टिकल मस्ट ऑथोराइज। तो आप ये लाइन लिखोगे, आर्टिकल मस्ट ऑथोराइज, ठीक है। फिर लिखोगे इफ आर्टिकल इज साइलेंट, इफ आर्टिकल इज साइलेंट देन amend the article under section 14 of Companies Act 2013। तो बता दिए क्या तुम लोग को, वही बेटा वही हम सोचे आगे आगे कैसे बोल रहे हैं, नीच ले भाग, बता दिए तो कहीं लिखवा रहा है, लास्ट क्लास बता दिए है बेशरम लोग। तो नंबर 1 क्या है, आर्टिकल मस्ट व्हाट ऑथोराइज, समझ गया, लिख लेगा, ओके। नंबर 2 पास क्या करना है, ओआर इन जीएम टू इशू डीवीआर। यहां पे तुम लिखेगा कंडक्ट जनरल मीटिंग, पास ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। अब इसमें फॉर्म मत जमा करना एसआर की तरह, यहां पे कोई फॉर्म जमा नहीं होता, ओआर पास हो गया काफी है। डन है क्या, ओके। उसके बाद बोल रहे हैं तुमको कंपनी को जितना डीवीआर इशू करना है करने दो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, करने दो, एकदम खुले सांड जैसा करने दो डीवीआर इशू। लेकिन याद रखना एक ही लिमिट है कि तुम इतना मत इशू कर देना कि जो वोटिंग राइट्स डीवीआर से मिलता है वो 74% ऑफ टोटल वोटिंग पावर से ज्यादा हो जाए। कंपनी में शेयर्स होता है, ठीक है ना, कंपनी में क्या होता है शेयर्स, कंपनी शेयर्स इशू कर रहा है करने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल करे या डीवीआर करे। तो टोटल वोटिंग पावर होता है ना, टोटल वोटिंग पावर तो होगा ना, वो टोटल वोटिंग पावर में 74% से ज्यादा डीवीआर नहीं होना चाहिए। एम आई क्लियर विद दिस। तुम इतना वोटिंग, तुम्हारे पास 100% टोटल वोटिंग पावर है, इस 100% टोटल वोटिंग पावर में 74% से ज्यादा डीवीआर नहीं होना चाहिए। पहले ये 26 था, प्लीज इसको 74 कर दीजिएगा, जिसका बुक में अमेंडमेंट नहीं होगा। डन है क्या अच्छी तरह से, चलो मैं वैसे ये सॉफ्ट कॉपी शेयर कर दूंगा, ये वाला ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। डन है क्या अच्छी तरह से। तो व्हाट आर द प्रोविजन रिलेटिंग टू डीवीआर, नंबर वन बोलो, डीवीआर के लिए क्या, आर्टिकल मस्ट ऑथोराइज। इफ आर्टिकल इज साइलेंट देन अमेंड द आर्टिकल बाय पासिंग एसआर इन जीएम, अमेंड द आर्टिकल बाय पासिंग एसआर इन जीएम। डन है क्या। वंस द आर्टिकल हैज बीन अमेंडमेंट पास एसआर इन जीएम एंड इन्फॉर्म आरओसी इन्फॉर्म नंबर एमजीटी 14। फिर कंडक्ट जनरल मीटिंग देन पास ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन।
ठीक है, DVR शुड नॉट एक्सीड 74% ऑफ टोटल वोटिंग पावर ऑन ऑल शेयर्स। डन है क्या? नेक्स्ट, कंपनी तुमको हम DVR इशू करने तभी देंगे अगर तुम डिफॉल्ट नहीं किया है। अगेन वही चोचलाबाजी, देखो वही सेम एकदम वही, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिफॉल्ट नहीं किया है, एनुअल रिटर्न में डिफॉल्ट नहीं किया है, कितना साल से? 3 फाइनेंशियल ईयर से। आज हमको DVR इशू करना है, आज मतलब कौन सा साल? 2023-24, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। इसके पिछले 3 साल में तुम ये रिटर्न में गड़बड़ नहीं किया होना चाहिए। भैया रिटर्न फाइलिंग कंपलसरी होता है। हाँ बोले, सुनो, एनुअल रिटर्न जो होता है वो फाइल होता है हर साल इन फॉर्म नंबर MGT 7, ठीक है ना? किस फॉर्म में फाइल होता है बोलो? MGT 7। अब ये जो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है ना, ये भी ROC के पास सबमिट होता है इन फॉर्म नंबर AOC 4। किस में होता है बोलो? AOC 4। ये रूल है बेटा, कंपनी खोले हो तो फिर पगलाओ, क्योंकि हर साल फाइलिंग होगा। हर साल क्या होगा? फाइलिंग होगा। किसके पास होगा? ROC के पास होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस फॉर्म में फाइल होगा? AOC 4। भैया आर्टिकलशिप वाले का, कोई भी आर्टिकल वाले का कॉलर उठा लो, कोई भी आर्टिकल वाला रास्ता में चलता हुआ भी इधर आ, ऐसे बुलाना, एनुअल रिटर्न कब फाइल होता है? वो तुरंत बोलेगा MGT 7। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब फाइल होता है? तुरंत बोलेगा AOC 4, क्योंकि बेचारा यही दो तो करता है पूरे जिंदगी में। समझ आ रहा है अच्छी तरह से? भाई तेरे को थोड़ा सा अप डाउन हो रहा होगा, लेकिन एक ही कारण है, तेरे को पहले सारा कवर करना होगा तब ये समझ आएगा। डन है क्या? तो कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन फाइलिंग कौन, क्या बोलो तो? फाइलिंग एनुअल रिटर्न एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कितना साल से? तुम बोला भैया सुनो, हम लोग अभी 2023 में है और 24 में, इस लाइन का मतलब बताओ तो भैया। प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, हम बोले जिस फाइनेंशियल ईयर में हो उसके पिछले 3 साल को प्रीसीडिंग बोलते हैं, और आगे को क्या बोलते हैं? सक्सीडिंग। पिछले को क्या बोलते हैं? प्रीसीडिंग। आगे को क्या बोलते हैं? सक्सीडिंग। प्रीसीडिंग भैया, प्रीसीडिंग, हम बोले प्रीसीडिंग होगा 2022-23, और प्रीसीडिंग होगा बोलो 21-22, और प्रीसीडिंग होगा क्या? 20-21, 1, 2, 3। इस साल DVR इशू करने का मन है ना तुम लोग को? कर लो। हम लोग चेक करेंगे कि लास्ट 3 साल में क्या तुम कभी गड़बड़ी किया है क्या फाइलिंग में? फाइलिंग में गड़बड़ी मतलब जो ड्यू डेट था ना, ड्यू डेट, उसमें फाइल नहीं किया। नहीं समझा? जो ड्यू डेट है ना फाइलिंग का, उसमें फाइलिंग नहीं किया, उसके बाद किया। तो भैया हमको बताओ तो, मेरा कंपनी A लिमिटेड है, हम DVR इशू कर पाएंगे क्या अगर हम इस साल डिफॉल्ट कर दिए थे? कर पाएंगे क्या? द आंसर इज नो। अच्छा, हम ना 18-19 में डिफॉल्ट किए थे, कर पाएंगे क्या? हाँ भैया, हम लोग सिर्फ 3 ही साल का चेक करेंगे भैया। डन है क्या अच्छी तरह से? तो बताओ तो, प्रोविजन फॉर DVR नंबर 1, आर्टिकल मस्ट ऑथोराइज, आर्टिकल मस्ट ऑथोराइज। नंबर 2, pass OR in GM. Number 3, company cannot issue more than 75% of total voting power of DVR. Done है क्या? Number 4, company has not made default in filing of financial statement and annual return immediately. Immediately कितना साल पहले? Preceding 3 financial year. Done है क्या अच्छी तरह से? अच्छा, कंपनी कुछ ऐसा नहीं किया है जिसके वजह से कोर्ट उसको सजा दिया है। कोर्ट मतलब NCLT ट्राइब्यूनल भी। सर कंपनी ऐसा क्या किया? हम बोले कंपनी ऐसा कुछ नहीं किया होना चाहिए इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। भैया कौन सजा दिया? हम बोले कोर्ट। जिस साल DVR इशू करना है, हम लोग पिछले 3 साल देखेंगे। पिछले 3 साल में कंपनी कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिसके लिए कोर्ट उसको क्या दिया है? सजा। भैया कोर्ट उसको किस मैटर पे सजा दिया है? हम बोले वो उसको सजा इसलिए दिया है क्योंकि वो वायलेट किया है, क्या बोलो तो? सेबी का बात नहीं सुना, सिखरा का बात नहीं सुना। भैया ये कौन गाली है? गाली नहीं है, इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। पहला वाला क्या? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
आरबीआई एक्ट मतलब जानते हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये सारा कानून है भैया। थोड़ा बताओ ना, थोड़ा सा आइडिया दो ना। फाइनल में देंगे कि अभी दे? थोड़ा सा ले लो। सेबी एक्ट, सेबी क्या है? रेगुलेटर है, रेगुलेट करेगा। क्या करेगा बोलो? रेगुलेट करेगा। किसको रेगुलेट करेगा? तुम लोग को रेगुलेट करेगा। सेबी का बात कब सुनते हो? दो केस में सुनना ही सुनना है। नंबर 1, शेयर इशू करते हो, डिविडेंड डिक्लेयर करते हो, या खुद क्या हो, लिस्टेड कंपनी हो, तो सुनना ही पड़ेगा भैया। सिखड़ा क्या होता है तो कभी नहीं सुने? सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। याद करो, हम तुमको फर्स्ट टाइम बताए थे कि जब कभी भी कंपनी शेयर इशू करता है तो सबसे पहले वो प्रोस्पेक्टस इशू करता है। तो बेसिकली कंपनी और सिक्योरिटी होल्डर लोग के बीच में क्या क्रिएट हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। ये जो हम तुमको बता रहे थे ना, प्रोस्पेक्टस इशू करो, लिस्टिंग के लिए अप्लाई करो, ये सब कुछ हम नहीं बोल रहे थे। कौन सा एक्ट बोल रहा था? सिकरा का रेगुलेशन है ये, क्योंकि इसीलिए इसका नाम है सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आपका और शेयर होल्डर लोग के बीच में क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। आरबीआई क्यों पिक्चर में आएगा? आप शेयर मार्केट में डील कर रहे हो, ट्रेडिंग करोगे, फॉरेन एक्सचेंज भी कर सकते हो, तो तुम लोग में ये आएगा आरबीआई। डन है क्या? तो बोल रहे हैं कंपनी तुमको हम डीवीआर इशू करने नहीं देंगे अगर आपको कोर्ट पेनलाइज किया हुआ है इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग कितना फाइनेंशियल ईयर? 3 फाइनेंशियल ईयर। फॉर किसके लिए? वायलेशन ऑफ सेबी, सिखरा एक्ट एंड आरबीआई एक्ट। डन है क्या? ये 5 पॉइंट चीनी लगा के चाट जाना है। अगर आया ना तो सब रोएगा, सिर्फ तुम नहीं रोएगा। इसको ठीक से लिखना है। डन है क्या? अच्छी तरह से ध्यान से सुनो एक बार लास्ट। डीवीआर, एक बार लास्ट क्या बोलो? डीवीआर, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स बोल रहा है अगर एक कंपनी को डीवीआर इशू करना है, क्या वो कर सकता है? हाँ या ना बोलो? हाँ भैया कर सकता है। नंबर 1 क्या प्रोविजन चेक करना भैया? आर्टिकल का ऑथोराइज होना चाहिए। आप चाहो अगर आर्टिकल ऑथोराइज नहीं है तो अमेंड कर दो भैया। आर्टिकल क्या पास करके? एसआर इन जीएम पास करके। अमेंड करने के बाद भैया आपको ना आरओसी को बताना पड़ेगा इन फॉर्म नंबर MGT14 क्या कि एसआर पास हो गया। फिर पास करो क्या? OR इन जीएम भैया। फिर ध्यान रखना भैया कि जो वोटिंग राइट्स है डीवीआर का वो एक्सीड नहीं होना चाहिए कितना परसेंट से? 74% ऑफ टोटल वोटिंग पावर से। डन है क्या भैया? और कंपनी डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए इन फाइलिंग ऑफ व्हाट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर से। और लास्ट में क्या बोल रहा है? कंपनी पेनलाइज नहीं होना चाहिए अंडर एनी कोर्ट। कोर्ट किस लिए पेनलाइज करेगा उसको बोलो? किस लिए पेनलाइज करेगा बोलो उसको? फॉर सेबी एक्ट, सिकरा एक्ट और आरबीआई एक्ट। डन है क्या? मैंने आपको ये इसलिए लिखाया क्योंकि लास्टली अभी इंस्टीट्यूट बोला दोनों का तुम लोगों का कि पहले ना रूल था कि कंपनी को डीवीआर इशू करने से पहले अगर कोई कंपनी डीवीआर इशू करना चाहता है उसके पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होना चाहिए था लास्ट 3 साल से। कितना साल से बोलो? लास्ट 3 साल का क्या होना चाहिए था? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तुमको पता है एक चीज, आप बोला भैया कुछ पाने के लिए क्या कुछ खोना पड़ता है। वो डीवीआर में वोटिंग राइट्स कम मिलता है बेटा, डीवीआर में वोटिंग राइट्स कम मिलता है, लेकिन 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 उसमें जो डिविडेंड मिलता है ना वो ज्यादा मिलता है। किसमें? डीवीआर में। और नॉर्मल में वोटिंग राइट्स तो मिलता है लेकिन जो डिविडेंड है कंपेयर टू डीवीआर कम मिलता है। डन है क्या? तो वोटिंग राइट अगर लोगे तो डिविडेंड कम लो, डिविडेंड लोगे तो वोटिंग राइट कम लो। डन है क्या? अच्छी तरह से ओके। इक्विटी शेयर्स है आपको आप शेयर मार्केट में अगर देखोगे जाके आपको दिखेगा बहुत सारे कंपनी डीवीआर इश्यूज करते हैं। समझ आ रहा है? उसको आप अप्लाई करोगे, उसमें क्या होता है? वोटिंग मार्जिन ऑटोमेटिकली कम होता है। ठीक है, डिविडेंड्स वाला मैटर करता है। ऑब्वियसली जो ज़्यादा स्टेक ले रहा है आप उसको ज़्यादा प्रेफर दोगे ना, वही चीज़ है। लेकिन हम जैसे आम आदमी लोग को उससे कोई लेना देना नहीं होता है। आज हम तुमसे पूछते हैं शेयर मार्केट क्यों बदनाम होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ उसका इंट्राडे ट्रेडिंग की वजह से।
और उसके वजह से और कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर तुम्हारा रिसर्च अच्छा है, तुम बहुत अच्छे प्लानिंग के प्लॉटिंग समझते हो, सब कुछ करते हो, तुम बड़े कंपनी में इन्वेस्ट करके देखो, देखो तुम नहीं लॉस करोगे। एक बैंक में पैसा जमा करने से ज़्यादा कमाओगे। लेकिन हम लोग फंसते कहाँ हैं शेयर मार्केट में? इंट्रा ट्रेडिंग में। लोग क्या करते हैं उसमें, पहला बात इंट्रा ट्रेडिंग क्या होता है भैया, एक ही उन लोग मार्जिन पे पैसा लगाते हैं। जैसे कि आज एक शेयर का दाम 500 है और उसी दिन वो खरीदते हैं और उसी दिन उसको वो बेच देते हैं। वो मतलब देयर इज नो एक्चुअल डिलीवरी ऑफ शेयर। एक्चुअल डिलीवरी ऑफ शेयर्स नहीं होता। खरीदे 500 में और वो एज्यूम करते, उम्मीद करते कि ये 520 में क्या हो जाएगा, तक जाएगा दाम, तो वो लोग मार्जिन पे खेलते हैं। तो प्रॉब्लम क्या होता है वहां पे, प्रमोटर मतलब सॉरी जो ब्रोकर होता है उन लोग को पैसा ही देना होता है सिर्फ कितना, मार्जिन का, और वो मार्जिन पे वो लोग खेलते हैं कितना का, पूरा बड़ा खेल। समझ आ रहा है क्या अच्छी तरह से? एनीवेज ये भी बता दिए क्या, ये भी बता दिए थे क्या लास्ट क्लास? साला किस बैच में कहा बता रहे, समझ नहीं आ रहा। लेवरेज होता है, बहुत अलग अलग कंसेप्ट है बट वही है। अच्छा, बायबैक करने नहीं देंगे अगर फिर से वो क्या किया बोलो तो, डिफॉल्ट। बाबा डिफॉल्ट ही चल रहा है, देखो डी ई और एफ डिफॉल्ट ही कर रहा है तब से। पहला डिफॉल्ट किया, एनुअल स्टेटमेंट फाइल नहीं किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किया, कोर्ट सजा दे दिया, और अभी क्या चीज में डिफॉल्ट कर रहा है देख तो भाई, डिविडेंड डिक्लेयर किया, पेमेंट नहीं कर रहा है, डिफॉल्ट किया। दूसरा, रिडीम नहीं कर रहा है डिबेंचर और शेयर्स को, टाइम आ चुका है रिडेम्पशन का, नहीं दे रहा है। कौन सा शेयर्स बेटा? प्रेफरेंस शेयर्स। डन है क्या अच्छी तरह से? लोन को रीपेमेंट नहीं कर रहा है। इंप्लॉय का स्टैट्यूटरी ड्यू बाकी है, उसको भी रीपेमेंट नहीं कर रहा है। एम आई क्लियर विद दिस? तो आपको क्या डीवीआर क्लियर हुआ अच्छी तरह से? यस और नो बताओ पक्का? तो आपसे कोई भी पूछे डीवीआर के बारे में बता दोगे? क्या बताओगे? पहला बताओगे फुल फॉर्म उसका, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। तुमको गाली देना दे दे, मेरे को रिपीट करवाने दे, याद हो जाएगा, अच्छा है, ठीक है ना। नंबर 1, आर्टिकल मस्ट ऑथोराइज, आर्टिकल मस्ट ऑथोराइज, ये देखो आर्टिकल मस्ट ऑथोराइज। नंबर 2 क्या बोलता है? पास ओआर इन जीएम। आप बोलोगे भैया इतना कैसे याद होगा, ये कीवर्ड्स है, यही तो याद करवा रहे हैं, बाकी तुम वहां लिखेगा, तुमको पता है ना फ्रेम कैसे करना है, वहां एग्जाम में जाके आर्टिकल मस्ट ऑथोराइज, ठीक है, आगे भी लिखना कंटिन्यू करके, समझ आ रहा है जैसे सिखाया है। तो नंबर 1 आर्टिकल मस्ट ऑथोराइज, पास ओआर इन जीएम। फिर वोटिंग राइट्स ऑन डीवीआर शुड नॉट एक्सीड कितना बोलो, 74%, ठीक है। अ कंपनी शुड नॉट हैव बीन डिफॉल्टेड इन फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है ना। कंपनी हैज नॉट बीन पेनलाइज्ड, कंपनी हैज नॉट बीन पेनलाइज्ड बाय द कोर्ट और ट्रिब्यूनल ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर फॉर वायलेशन ऑफ क्या क्या, सेबी एक्ट, सिग्रा एक्ट एंड आरबीआई एक्ट। डन है क्या? उसके बाद कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स, इन पेमेंट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ठीक है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स एंड स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ एम्प्लॉइज। भैया स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ एम्प्लॉइज क्या होता है? बाबा बताए थे बोनस में, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, ये सब पेमेंट रोकना भी क्या है, स्टैट्यूटरी ड्यूज है। श्योर है क्या? डन है क्या? तो अपना कवर हो जाता है क्या, डीवीआर। सुन, अपने शुरू किए सेक्शन कौन सा से, 43 से, जिसके अंदर क्या पढ़े, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। काइंड समझ आ गया? काइंड्स के अंदर मैंने डेप्थ में आपको दोनों बता दिया अच्छी तरह से। फिर देख एक सेक्शन दिख रहा है तेरे को, क्या बोल, 44, 45, 46 दिख रहा है क्या? ये सब शॉर्ट में मैं लिख दिया, मैं दे देता है तेरे को, ठीक है ना। 44 देख क्या बोल रहा है, बोथ शेयर्स एंड डिबेंचर्स आर व्हाट, मूवेबल प्रॉपर्टी। ये कोई नहीं भी बोलता तो समझ जाते ना, लेकिन क्या अपने को पूरा याद करना है ना। तो सेक्शन 43 क्या बोलता है, बोलना, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, काइंड्स ऑफ शेयर्स। डन है क्या? फिर 44 क्या बोलता है कि शेयर और डिबेंचर दोनों ही मूवेबल प्रॉपर्टी है, दोनों ही क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। डन है क्या? फिर सुनना, सेक्शन 45 क्या बोलता है कि जो शेयर आप इशू कर रहे हैं ना, जो शेयर आप इशू कर रहे हैं ना, उसका नंबरिंग होना चाहिए। हर शेयर का क्या होना चाहिए, नंबरिंग होना चाहिए। लेकिन सुनो ना, अगर शेयर डीमैट से जा रहा है तो उसमें नंबरिंग का जरूरत नहीं है। और आज के समय शेयर किससे जाता है, बोलो ना, डीमैट से। तो ये सेक्शन काम का है कुछ,
कोई काम का नहीं है। लेकिन होता है ना, लॉ पढ़ रहे तो पूरा सेक्शन घुस जाए तो अच्छा लगता है। 43 क्या होता है बोल? काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। 44 क्या? बोथ शेयर एंड डिबेंचर आर, बोथ शेयर एंड डिबेंचर आर, बोला मूवेबल प्रॉपर्टी। डन है क्या? 45 क्या बोलता है? शेयर नंबरिंग होना चाहिए। क्या बोलता है शॉर्ट फॉर्म में? बोल नंबरिंग ऑफ शेयर्स, नंबरिंग ऑफ शेयर्स, नंबरिंग ऑफ व्हाट? नंबरिंग ऑफ शेयर्स, शेयर्स का नंबरिंग होना जरूरी है। डन है क्या? नेक्स्ट देख 46 क्या बोलता है? 46 बात करता है शेयर सर्टिफिकेट का, कि कंपनी को, लास्ट क्लास याद है पढ़ाए थे शेयर सर्टिफिकेट, शेयर वारंट, कंपनी को शेयर सर्टिफिकेट इशू करना है। अब देख तो किस फॉर्म में इशू करता है शेयर सर्टिफिकेट? इन फॉर्म नंबर SH1। तुरंत जाके फॉर्म अपडेट कर, तुरंत भूलेगा नहीं तो तुम। फॉर्म का लिस्ट में अपडेट कर। फॉर्म नंबर SH1 में क्या होता है बोलना? शेयर सर्टिफिकेट इशू होता है। भैया ये जो शेयर सर्टिफिकेट कंपनी इशू करता है ना, इसको साइन करवाना पड़ता है। कौन साइन करता है? एक कंपनी सेक्रेटरी, या मतलब एक कंपनी सेक्रेटरी और एक डायरेक्टर। लेकिन भैया कंपनी सेक्रेटरी अगर नहीं है कंपनी में तो 2 डायरेक्टर, यही बोल रहा है। डन है क्या? समझ आया अच्छी तरह से? जैसे कि तुम लोग आगे पता चलेगा, हर कंपनी में ना कंपनी सेक्रेटरी रखना मैंडेटरी नहीं है। हर कंपनी को कंपनी सेक्रेटरी रखना मैंडेटरी नहीं है। तो जिस कंपनी को कंपनी सेक्रेटरी रखना मैंडेटरी नहीं है, भैया कंपनी सेक्रेटरी क्यों रखता है कंपनी? ऑडिट करने के लिए। क्या आप बोल रहे हैं? CS भी ऑडिट करता है? अबे CA भी करता है, CMA भी करता है, CS भी करता है, तीनों ऑडिट करता है। ये जिंदगी में पहली बार हुआ था, बताइए तो। हम बोले सुन, CA जो ऑडिट करता है वो बेसिकली फाइनेंशियल ऑडिट करता है, जिसको आप लोग स्टैट्यूटरी ऑडिट बोलते हैं। डन है क्या? अब जो CMA का बात करते हैं, CMA जो ऑडिट करता है वो क्या करता है बोल? कॉस्ट ऑडिट करता है। डन है क्या? और भैया जो CS करता है, हम लोग को तो कुछ नहीं पता था, इसका इज्जत ही नहीं था हम लोग को। हम बोले ये करता है सेक्रेटेरियल ऑडिट। क्या ऑडिट करता है बोलो? सेक्रेटेरियल ऑडिट। भैया ये कौन जात का ऑडिट है? इसमें कंपनी सेक्रेटरी आके ऑडिट ये करता है कि उस कंपनी के ऊपर जितना कानून एप्लीकेबल था वो फॉलो हुआ है कि नहीं। डन है क्या? समझ आ रहा है? भैया आप क्या करते हैं? आपका डिग्री वेस्ट है क्या? जब तुम लोग कुछ नहीं कर पाता है या कांड कर दिया होता है तब हम आते हैं। तो कांड करो, मेरे को बुलाओ, चोरी चमारी करो कुछ तुम लोग। डन है क्या? श्योर? तो शेयर सर्टिफिकेट क्या होगा बोलो बेटा? शेयर सर्टिफिकेट कब इशू होता है? जब कंपनी शेयर इशू करता है। आज के समय पे क्या ये सब चोचलाबाजी है? आज के समय पे डीमैट चल रहा है। डीमैट याद है ना, बताए थे कैसे डिपॉजिटरीज फिजिकल इशू करता है, सब कुछ बताए थे फर्स्ट क्लास में बताए थे। तो आज के समय पे भैया क्यों पढ़ा रहा है? अरे भैया थ्योरी आएगा ना। सेक्शन याद हुआ? सेक्शन याद हुआ? 43 क्या है? काइंड्स ऑफ शेयर। ठीक है। 44 क्या है? बोथ शेयर्स एंड डिबेंचर आर मूवेबल प्रॉपर्टी। 45 नंबरिंग ऑफ शेयर्स। 46 शेयर सर्टिफिकेट। 46 क्या भैया? शेयर्स सर्टिफिकेट। am I clear with this? तो ये शेयर सर्टिफिकेट के बारे में क्लियर हुआ अच्छी तरह से? ये ना, ये वाला जो फोकट का ज्ञान है, मतलब फ्री का ज्ञान है, ये सिर्फ याद रखेगा CA वाला, CMA वाला को बस पढ़ के छोड़ देना। ठीक है ना? ये याद कौन रखेगा? सिर्फ CA वाला। क्या बोल रहा है देख, हिंदी में लिखे है, बाई चांस तुमको शेयर सर्टिफिकेट दिए थे और खराब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, खो गया, मतलब कुछ भी तरह का लॉस्ट हो गया। डन है क्या? उस केस में कंपनी क्या करता है? डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट तुमको देता है। तुमको जो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट दे रहा हूं कितना महीना में दे देगा? 3 महीना में, अगर तुम क्या हो? एक अनलिस्टेड कंपनी। डन है क्या? अगर लिस्टेड कंपनी हो तो तुमको देगा कितना दिन में? 45 डेज में। डन है क्या? श्योर? अच्छा, कंपनी डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट का रजिस्टर मेंटेन करता है। मेंटेन करेगा ना डुप्लीकेट का, किस फॉर्म में करेगा बोल? SH2। तो बेटा ये SH2 CA और CMA दोनों याद रखेगा। ये वाला सिर्फ और सिर्फ CA याद रखेगा, CMA याद नहीं रखेगा। तो SH2 में क्या मेंटेन होता है बोलो तो? डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, रजिस्टर ऑफ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। लिख रहा है, मेंटेन कर रहा है ना लिस्ट।
भाई वो लिस्ट अच्छा से मेंटेन कर, बोल क्यों, बहुत काम आएगा एंड में रिवीजन करने में, फटाफट फटाफट। डन है क्या अच्छी तरह से? तो SS2 में क्या होगा बोलना, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट मेंटेन होगा, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट मेंटेन होगा इन्फॉर्म। नाम रहेगा लेकिन एक प्रूफ तो देना पड़ेगा ना। आधार कार्ड खो गया, तुम थोड़ी ना खत्म हो गया। तेरा बर्थ सर्टिफिकेट खो गया तो तुम पैदा नहीं हुआ, पैदा तो हो चुका है, लेकिन डुप्लीकेट इसे होगा कि नहीं, समझ रहा है? वही बात है, डुप्लीकेट तो देना पड़ेगा ना। शेयर वारंट में नहीं लॉजिक चलता है, वो तो फुल्ली पेड अप हो जाता है। हाँ इसीलिए उसका कोई लॉजिक नहीं। डन है ना ये? हाँ तो वो दुख हम भी अर्ज करते हैं तुम्हारे साथ, ये दुखी हम भी है तुम्हारे लिए, बट एग्जाम में तुम क्या लिखेगा, आज के समय पे ऐसा नहीं होता है। हाँ ठीक है, अगर पूछा तो तुम मेरे को तो गाली नहीं ना देगा। पूछता है भाई, लास्ट 3 साल से तुम ही लोग से पूछ रहा है। CMA में नहीं पूछता, CMA बहुत क्यूट है, उसको कंपनी लॉ में डायरेक्टर से मतलब है और थोड़ा बहुत छिटरी पुटरी। डन है क्या अच्छी तरह से ये? ओके सो हम लोग ने यहाँ पूरा अच्छी तरह से इसको कवर किया। डन है क्या? पूरा कवरेज हो गया ना अच्छी तरह से? तो ये DVR वाला सारा कंसेप्ट हो गया। तो एक बार मेरे साथ लास्ट, गाली नहीं देना प्लीज। सेक्शन 43 काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। 44 बोलता है शेयर एंड डिवेंचर आर बोथ मूवेबल प्रॉपर्टी। 45 बोलता है नंबरिंग ऑफ शेयर्स होना चाहिए। 46 क्या बोलता है? शेयर सर्टिफिकेट किस फॉर्म में इशू होता है? SH1 में। MCQ आता है ज्यादातर कि शेयर सर्टिफिकेट साइन कौन करता है साला, एक डायरेक्टर एक CS, अगर CS नहीं है तो 2 डायरेक्टर। ये फेमस MCQ है। डन है क्या अच्छी तरह से? ओके बेटा आप एक और फॉर्म लिस्ट में मेंटेन करो, MGT7 एनुअल रिटर्न, फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न किया है, देखो एनुअल रिटर्न किया है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट AOC4 लिखो, AOC4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डन है क्या? चलो तो बेटा ये जो दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, ये मैं भेज दे रहा हूँ तुम लोगों को, वहाँ से पढ़ लेना, यहाँ से पढ़ने का नीड नहीं है, ठीक है ना। इजी करके दिया हूँ ना मैं तुम लोग को, अभी जो दिखा है वो मैं दे रहा हूँ, ठीक है। अब चल अपने शुरू करेंगे एक टॉपिक जिसका नाम क्या बोल, प्रेफरेंस शेयर्स, जिसका काम क्या है, इशू एंड रिडेम्पशंस, इशू एंड रिडेम्पशंस। इसमें देख ज़्यादा टॉपिक नहीं बचा है, प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है ना, ESOP, प्राइवेट प्लेसमेंट्स, डन है। और 2 तो बचा है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल और ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है ना। अगर तुम लोग साथ दिया तो सब टॉपिक हो सकता है आज, और फिर अपना पूरा शेयर कैपिटल पूरा कंप्लीट है, ठीक है। तो अगर तुम लोग बोलेगा तो नेक्स्ट मंडे फुल फ्लेजेड टेस्ट ले ले पूरा, पूरा नेक्स्ट वीक में तुरंत हाँ मुंडी हिलता तुम लोग का। तो नेक्स्ट वीक ना तुम लोग मंडे 2 बजे रिपोर्ट करेगा, मंडे कितना बजे? 2 बजे, 2 से 3 टेस्ट होगा पूरा शेयर कैपिटल तक, ठीक है ना। तुम भाई वीडियो देख लेना एक हफ्ता में, मतलब टेस्ट मत देना। डन है क्या अच्छी तरह से? ओके आजा, अभी कौन सा टॉपिक पढ़ रहे बोल? प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर के अंदर क्या पढ़ रहे बोलना? इशू एंड रिडेम्पशन, इशू एंड रिडेम्पशन। सेक्शन बोल 55। सेक्शन क्या है? 55। भैया बहुत सेक्शन हो गया, हमारे कुछ नहीं हुआ, देख याद हो गया, सारा याद हो गया अपने को। 43
काइंड्स ऑफ शेयर्स 44 शेयर्स एंड डिबेंचर्स क्या है? आर मूवेबल प्रॉपर्टी है। डन है। उसके बाद अपने पढ़े 45 क्या बोलता है? नंबरिंग ऑफ शेयर्स होना चाहिए, है कि नहीं? नंबरिंग ऑफ क्या होना चाहिए बोलो? शेयर्स होना चाहिए। 46 क्या पढ़ा बोल? शेयर सर्टिफिकेट। डन है क्या? फिर इग्नोर किए बीच का बहुत कुछ हम तुम लोग के लिए, ठीक है। फिर डायरेक्ट आए किसमें बोलो? 52 जिसके अंदर तुम लोग क्या पढ़ा? सिक्योरिटी प्रीमियम। डन है क्या? सेक्शन 52 में क्या पढ़ा बोल? सिक्योरिटी प्रीमियम। डन है। सेक्शन 53 में क्या पढ़ा? इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। 54 में क्या पढ़ा? स्वेट इक्विटी शेयर्स। 55 में क्या पड़ेगा? प्रेफरेंस शेयर। डन है क्या? चलो सेक्शन को अपडेट करो, लिस्ट ऑफ सेक्शंस को अपडेट करो। चलो प्रेफरेंस शेयर समझ आया? प्रेफरेंस शेयर्स। अब मेरा बात सुनो, ये जो प्रेफरेंस शेयर इसका सेक्शन क्या है? 55। प्रेफरेंस शेयर का सेक्शन क्या बोलो? 55। ये इशू भी करता है और रिडीम भी करता है, इशू भी करता है और रिडीम भी करता है। ये सेक्शन के अंदर प्रेफरेंस शेयर का इशू भी समझिएगा और रिडेम्पशन भी समझिएगा। भैया रिडेम्पशन मतलब क्या होता है? अगेन जो आप बाईबैक पढ़े थे ना, बाईबैक वही कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पे किसके लिए? प्रेफरेंस शेयर्स के लिए। होता क्या है? एक कंपनी है ए लिमिटेड सपोज करो, और ये एक इंसान है। कंपनी इसको दिया क्या बोलो? शेयर्स। कंपनी इसको क्या दिया? शेयर्स। और ये कंपनी को दिया क्या? पैसा। अब कंपनी इसको जो शेयर्स दिया वो दिया कौन सा शेयर्स? प्रेफरेंस शेयर्स। और बोला कि ये हम वापस ये शेयर्स जो तुम पैसा दियो ये हम रिडीम कर देंगे तुमको 10 ईयर्स में। कितना ईयर्स में रिडीम कर देंगे? 10 ईयर्स में। डन है क्या? कितने ईयर्स में रिडीम कर देंगे बोलो? 10 ईयर्स में। अब रिडीम का मतलब क्या होता है? रिडीम का मतलब क्या होता है कि ये वाला बंदा वापस से इसको क्या करेगा? पेमेंट देगा और इससे वापस क्या ले लेगा? शेयर्स। यही अगर इक्विटी शेयर्स वो वापस लेता तो उसको हम लोग बोल देते थे बायबैक, क्योंकि ये ले रहा है प्रेफरेंस शेयर्स तो इसको हम लोग बोल देंगे रिडेम्पशन। समझ आ गया अच्छी तरह से? तो इसी को बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो इसका सेक्शन 55 जो है वो डील करता है शेयर के इशू करने के लिए भी और रिडीम करने के लिए भी, ठीक है। इट डील्स विद इश्यूज ऑफ शेयर एंड एज वेल एज रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स। देखो एकदम कॉमन सेंस है कि इसमें फिक्स्ड अमाउंट और या फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, ठीक है। इसका जब वाइंडिंग अप होता है तो जो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल होता है प्रेफरेंस दिया जाता है इन लोगों को, ठीक है। चलो ये सब ज्ञान का बात है। अब कुछ टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है बेटा, यहां पे आप लिख लीजिए। डन है। आपको सिर्फ क्या करना है? ये आपको सिर्फ क्या करना है बोलो? सिर्फ रीड करना है। मैं समझा रहा हूं, आपको लर्न नहीं करना है। डन है क्या? मैं समझा दे रहा हूं अच्छी तरह से, आप अभी समझ के खत्म करो, ठीक है। ओनली रीड एंड अंडरस्टैंड, बस टाइम वेस्ट मत करना पागल लोग की तरह। मालूम चला इसी में 1.5 घंटा निकाल दिया तुम लोग। सबसे पहला आता है बेटा
क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। सबसे पहले क्या आता है बोलो, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब जानते हो, सुनो ध्यान से। नॉर्मली हम तुमको क्या पता है, जो प्रेफरेंस शेयर होता है उसमें फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड होता है। क्या होता है बोलो, फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड होता है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या होता है, सपोज करो एक साल में, जैसे कि 2020-21 में हम प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड नहीं दिए, ठीक है, नहीं दे पाए, प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड नहीं दिए, समझ आ रहा है। 2022 में, 22-23 में, ठीक है, सॉरी 21-22 में, 2021-22 में मेरे को प्रॉफिट हुआ, इस प्रॉफिट का डिविडेंड देंगे, इस साल का भी देंगे, और जो नेक्स्ट ईयर नहीं दे पाए, पिछले साल का नहीं दे पाए, वो भी देंगे। ये जो प्रेफरेंस शेयर एड ऑन हुआ पिछले साल का, इसी को बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। समझ आ रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। इसमें आपका हाथ जोड़ के आपका विनती करते हैं, इसको सिर्फ समझिए, जो हम समझा रहे हैं इसको लर्न वन मत करिएगा, नहीं पूछता है, समझ आ रहा है, ये बस नॉलेज के लिए ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। मैं नहीं चाहता कि आप पीछे रह जाए उन बच्चों से जो ये भी जानता हो, लेकिन मैं आपको बार बार बीच बीच में क्यों याद दिलवा दे रहा हूँ कि एग्जाम के लिए है, एग्जाम के लिए नहीं है, ताकि आपको पता चले कि एग्जाम के एक दिन पहले अपने को क्या क्या रिवाइज करना है, किसमें ज्यादा टाइम देना है। डन है क्या? नेक्स्ट फिर आता है क्या बोलो, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, जस्ट उल्टा। अगर उसमें प्रॉफिट एक्यूमुलेट हो रहा है, इसमें प्रॉफिट एक्यूमुलेट नहीं होगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। फिर आता है नंबर 3, क्या नाम है, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। भैया ये कौन जात का शेयर्स है, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। सुनो ध्यान से, मैंने तुमको क्या बोला था, सपोज करो कंपनी में क्या हो रहा है, प्रॉफिट मिलने के बाद सबसे पहले प्रॉफिट का किसको पैसा देते हो, प्रेफरेंस शेयर्स को, क्योंकि इन लोगों का क्या रहता है बोलो, फिक्स्ड रहता है। उसके बाद जो भी प्रॉफिट बचे, जो भी, वो किसका, इक्विटी का। बोलने का मतलब है बाबा, तुम लोग उल्टा पुल्टा मत समझो, ये प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट का ये हिस्सा हम डिसाइड किए किसको देंगे, शेयर होल्डर। ये है ये प्रॉफिट, शेयर होल्डर का हिस्सा का प्रॉफिट का बात हो रहा है, पूरा कंपनी का प्रॉफिट, अरे बाप रे, पूरा कंपनी का प्रॉफिट नहीं, सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर के हिस्सा का प्रॉफिट, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, डिविडेंड। उसमें से सबसे पहले किसको दोगे, उसके बाद जो बचे, सपोज करो प्रेफरेंस शेयर वाला इतना ले लिया, उसके पास ये इतना सारा बच रहा है ना, ये वाला पोर्शन, ये किसको जाएगा, इक्विटी को। जो इक्विटी भी ले लिया, सपोज करो इक्विटी का इतना अधिकार था, ले लिया। अब तुम लोग जानते हो कि प्रेफरेंस शेयर को जितना बोला गया है उतना ही मिलेगा, लेकिन इक्विटी वाले को एक्स्ट्रा भी मिल सकता है। अब ये जो एक्स्ट्रा बचा ना, इसमें जो प्रेफरेंस शेयर का अधिकार आता है पार्टिसिपेट करने का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। डन है क्या अच्छी तरह से, ये आपको एकदम समझना है। अगर फिर भूल जाए फिर वीडियो देख लेना, पढ़ना मत एकदम कभी भी गलती से, सिर्फ और सिर्फ इसको समझ लेना। डन है क्या? नेक्स्ट क्या आता है बोलो, नॉन पार्टिसिपेटिंग। समझ गया होगा, वो पार्टिसिपेट तो नॉन पार्टिसिपेट। फिर आता है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, ये बहुत ईजी है। एक रिडेम्पशन के समय, प्रेफरेंस शेयर के रिडेम्पशन के समय जब आप उसको कन्वर्ट कर देते हो किस में बोलो, इक्विटी शेयर में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। उसी तरह से यही क्या बन जाएगा बोलो ना, नॉन कन्वर्टेबल। यही क्या बन जाएगा बोलो, नॉन कन्वर्टेबल, अगर इशू मतलब कन्वर्ट नहीं होगा। बेटा ये वाला थोड़ा सा अपने को समझना है, लास्ट दो वाला। एक का नाम क्या बोलो, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, और एक का नाम क्या है,
इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। एक का नाम क्या बोलना रे, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और एक इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। भैया रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? हम बोले रिडीमेबल का मतलब होता है एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद उसको वापस से रिडीम कर लिया जाता है, कंपनी वापस से ले लेता है। और इररिडीमेबल का मतलब नहीं लेता है। लेकिन इररिडीमेबल इशू नहीं होता है, कभी कंपनी अलाउड नहीं है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करने के लिए। कंपनी को हमेशा रिडीमेबल ही प्रेफरेंस शेयर इशू करना है। डन है क्या? इररिडीमेबल अलाउड नहीं है इशू करना। समझ आया अच्छी तरह से? इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करना अलाउड नहीं है। डन है क्या? अभी तक हम लोग सिर्फ इंट्रो पढ़ रहे थे, अब स्टार्ट होगा सेक्शन। अब स्टार्ट होगा क्या बोलो? सेक्शन। कौन सा सेक्शन? 55। देखो क्या बोल रहा है। What are the condition to issue preference share? Again what? Article must authorize. Again पूरा पैरा रेडी हो जाएगा अपने इस पे। फिर दूसरा क्या पास करना पड़ेगा? SR in GM must be passed. समझ आ रहा है? तुम प्रेफरेंस शेयर इशू करना चाहते हो, SR in GM must be what? Passed. फिर बोल रहे नंबर थ्री नो सबसिस्टिंग डिफॉल्ट। सबसिस्टिंग डिफॉल्ट, कोई भी तरह का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी तरह का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। समझ आए? कोई भी तरह का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। डिफॉल्ट होना नहीं चाहिए मतलब एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। कहां पे? रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में या पेमेंट ऑफ डिविडेंड ड्यू ऑन एनी प्रेफरेंस शेयर। बोल रहे हैं तुमको प्रेफरेंस शेयर इशू करना है, तुम बोले हाँ करना है इशू, तुम बोले चेक कर आर्टिकल ऑथोराइज कर रहा है कि नहीं, तुमने बोला कर रहा है, तुम बोले SR पास करवा, बोला हाँ हो गया। हम बोले जो अभी बचा हुआ प्रेफरेंस शेयर उसको रिडीम किया, बोला नहीं। हम बोले कब रिडीम करना है? बोले रिडीम तो करना था 3 साल पहले ही। तो हम बोले अभी काहे नहीं किया? पैसा नहीं था। तो काहे को नया इशू कर रहा है? समझ आया अच्छी तरह से? तुम नया इशू कर रहे हो प्रेफरेंस शेयर, पुराना वाला अभी तक रिडीम नहीं हुआ है, करने नहीं देंगे, डिफॉल्ट किए हो तुम। नंबर 3 मतलब नेक्स्ट, तुम पैसा डिविडेंड पुराने वाले का ही प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट नहीं कर रहे हो और अभी तुमको नया प्रेफरेंस शेयर चाहिए। समझ आ रहा है? तो प्रेफरेंस शेयर इशू करने नहीं देंगे। 4 नंबर बहुत इजी है, पढ़ लो। कंपनी कैन नॉट इशू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। डन है क्या बेटा? बेटा टाइम क्या रिडेम्पशन का? मैक्सिमम टाइम है ये मैक्सिमम टाइम है। क्या हम 3 साल के अंदर रिडीम कर सकते हैं? यस। 5 साल, 18 साल, 20 साल, 25 साल नहीं भैया। जनरल रूल है कितना साल में रिडीम कर लो? 20 साल के अंदर। लेकिन अगर तुम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में डीलिंग करते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, समझ आ रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में रिडीम करते हो, हाँ कंस्ट्रक्शन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, डन है क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर में हो तो तुम रिडीम कर सकते हो कितना साल में? 30 साल में। लेकिन सुनो 30 साल मैक्सिमम टाइम है। 20 साल खत्म हुआ ना, 21वां साल से 10% करके रिडेम्पशन चालू कर दो। एक बार में मत करो, 10% एटलीस्ट शुरू कर दो। कितना साल से? 21st से। वो लाइन वही बोल रहे, देख समझा बेटा? तुम लोग से एग्जाम में पूछा प्रेफरेंस शेयर, कौन सा सेक्शन बताएगा? 55 नंबर 1 आर्टिकल मस्ट ऑथराइज पास SR in GM, नो सबसिस्टिंग डिफॉल्ट, नो सबसिस्टिंग डिफॉल्ट कहाँ पे? इन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड रीपेमेंट ऑफ एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड ड्यू ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। कंपनी कैन नॉट इशू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। The time limit for redemption of preference share is maximum 20 years, and for infrastructure project it is 30 years, maximum 30 years, provided that such redemption must be started from the 21st year up to कितना minimum 10%। डन है क्या? 10% करके। अच्छा, मीनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का नीड नहीं है, ठीक है? अच्छा, रिडेम्पशन कब करोगे? पहला बात, तुम्हारा वो प्रेफरेंस शेयर क्या होना चाहिए? फुल्ली पेड अप। दूसरा, जो भी प्रॉफिट अवेलेबल है डिविडेंड के लिए, या फिर फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर करके भी तुम रिडेम्पशन कर सकते हो।
ये सोर्स बता रहा है, सोर्स याद आ रहा है, सोर्स बायबैक में सोर्स था ना, वैसे ही। नेक्स्ट, टाइम फॉर रिडेम्पशन आपको पता ही है, 20 साल या 30 साल। कंपनी कभी भी पहले भी कर सकता है, शेयर होल्डर के ऑप्शन पे भी हो सकता है, या फिर एक इवेंट होने के ऊपर भी डिपेंड करता है। समझ आ रहा है, उतना नीड नहीं है। हाँ हाँ हाँ, इवेंट मतलब कुछ भी दो लोग डिसाइड किया हो, हम तुमसे पैसा, तुम प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, हम बोले कि मेरा एक प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट होते ही तेरा प्रेफरेंस शेयर क्या कर देंगे, रिडीम। वही इवेंट का बात कर रहा है। डन है क्या अच्छी तरह से? अच्छा, जो प्रीमियम पेमेंट होता है ना रिडेम्पशन के समय, वो आपको पेमेंट करना है कंपनी के प्रॉफिट से या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से ही। अगेन बेटा ये वाला चीज देखो, फिर से तुमको क्या बनाना पड़ेगा यहाँ पे, CRR, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। बायबैक वाला याद है ना रे बाबा, ये वही है। जैसे ही हो जाए रिडेम्पशन, ROC को बता दो 30 दिन में, और अमेंडमेंट कॉपी ऑफ MOA के साथ, क्योंकि कैपिटल क्लॉज तो चेंज हुआ है ना, उसमें बताना पड़ेगा। डन है क्या? तो ये हमारा क्या बोलो तो प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर है? प्रेफरेंस शेयर्स में आपको क्या क्या याद रखना भैया, आपको मैं सच बताऊं तो यहाँ से लेके यहाँ तक ही, मतलब यहाँ तक ही याद रखना है। क्या? प्रेफरेंस शेयर का नेचर ही रिडेम्पशन का है ना। बायबैक बहुत कम चॉइस पे होता है, बायबैक बहुत 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 रेयर है होना। कंपनी का बायबैक सुना है जल्दी, रिडेम्पशन लेकिन कॉमन है। डन है क्या? किसका सेकंड पेज? ये तो पढ़ लाया, और तुमको काटना है क्या? कर दो, खुशी मिल रहा है तो। बायबैक वाला फॉर्मेलिटी क्लियर हो गया? बायबैक क्लियर हो गया अच्छी तरह से? राइट इशू, बोनस इशू, DVR OVR सब हो गया है। सिक्योरिटी एट प्रीमियम, स्वेट इक्विटी हो गया है। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो क्या आता है बोलना? ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, भैया ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होता है? व्हाट डज ESOP मीन्स, और ये क्या है? देखो क्या होता है ना, कंपनी अपने एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय इंक्लूड्स वही सेम डेफिनेशन जो हम लोग स्वेट इक्विटी में पढ़े थे, याद है? परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, डायरेक्टर, वही लोग समझ आ रहा है, वही लोग है यहाँ पे। तो कंपनी अपने एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए, अपने एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए, अपने पास रखने के लिए उसको एक बेनिफिट देता है इन अ नेम ऑफ व्हाट? ऑप्शंस। और इस ऑप्शंस को बोला जाता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। वो क्या करता है, कंपनी एम्प्लॉय को बोलता है कि सुन ना भाई, हम तेरे को एक ऑप्शन दे रहे हैं। हम तेरे को क्या दे रहे हैं बोल? एक ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन क्या देता है वो पता है? ऑप्शन क्या देता है? वो ऑप्शन दे रहा है, वो क्या दे रहा है बोलो? ऑप्शन दे रहा है कि आज ही हम लोग शेयर का वैल्यू डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है? और आज के वैल्यू वाला जो दाम है शेयर का, वही शेयर हम तुमको देंगे फ्यूचर में। लेकिन उसके लिए तुमको मेरे यहां क्या करना पड़ेगा? एम्प्लॉय बन के रहना पड़ेगा। तो इससे इनडायरेक्टली क्या हो गया बोलो तो? हम तुमको रिटेन कर लिए। अब हम तुमको बताते क्या होता है। कंपनी क्या होता है ना, सपोज करो एक कंपनी है A लिमिटेड, ठीक है? उसके पास, एक सेकेंड, एक कंपनी है और उसके पास बहुत सारे क्या बोलो तो एम्प्लॉई है। वो इतने एम्प्लॉय में से एक को रिटेन करना चाहता है। रिटेन मतलब समझते हो? वो चाहता है वो छोड़ के ना जाए, मेरे कंपनी में रहे, क्योंकि कंपनी को लगता है इसका रहना एक तरह का क्या है, मेरा ग्रोथ है, तो इसको रखना है, ठीक है? अब इसको रखने के लिए क्या करता है वो उसको ऑप्शन देता है। वो उसको क्या देता है? ऑप्शन। क्या चीज का ऑप्शन देता है भैया? स्टॉक का। स्टॉक मतलब शेयर्स।
भैया शेयर्स मतलब स्टॉक, स्टॉक मतलब शेयर्स नहीं समझे। हम बोले डिफरेंसेस पता है शेयर और स्टॉक का। स्टॉक मतलब एक ऐसा शेयर जो फुल्ली पेड अप हो चुका है, जो कंपनी का एज अ कैपिटल इन अ फॉर्म ऑफ फुल्ली पेड अप रहता है, उसको अपने क्या बोलते हैं, स्टॉक। एक ऐसा शेयर जो क्या हो चुका है, फुल्ली पेड अप, उसको बोला जाता है स्टॉक। उसको क्या बोला जाता है, स्टॉक। तो कंपनी क्या चाहता है, कंपनी इसको ऑप्शन देता है। कंपनी इसको क्या देता है, बोलना, ऑप्शन देता है कि भाई सुन, हम तेरे को शेयर्स देंगे, हम तेरे को क्या देंगे, शेयर्स। तो एम्प्लॉय बोलता है ला दे, दे, बोलता अभी नहीं पगला, आज से 4 साल बाद ये ऑप्शन तुमको मिलेगा। कितना साल बाद, 4 साल बाद। सर 4 साल मैंडेटरी है? नहीं, कंपनी को कितना साल उसको रोक के रखना कंपनी के ऊपर है। क्या वो कंपनी 1 साल का दे सकता है? हाँ। 2 साल का? हाँ, जो भी उसको मन करे। हम चाहते हैं कि हम इसको रिटेन करें कितना साल, बोल तो कितना साल, 4 साल। तो हम उसको ऑप्शन दे रहे हैं कि ओ भाई, हम तुमको शेयर इशू कर रहे हैं। वो बोलता है सर पैसा देना पड़ेगा। बोले हाँ बे सुन, पैसा देना पड़ेगा, तुमको हम रिटेन कर रहे हैं, तुमको हम शेयर इशू करेंगे, लेकिन ये शेयर तुमको तब मिलेगा जब तुम कितना साल काम करेगा इधर, 4 साल। तो बोल रहा है एम्प्लॉय, तो मेरा क्या फायदा जब पैसा भी हम ही देंगे, 4 साल भी हम ही रुकेंगे। हम बोले अबे गधा सुन, हम तुमको आज के वैल्यू पे एक प्री डिटरमाइंड वैल्यू, बोलो, ईसॉप का एक कीवर्ड है प्री डिटरमाइंड वैल्यू। हम तुमको शेयर्स देंगे एट प्री डिटरमाइंड वैल्यू पे। यानी कि कंपनी बोलता है कि आज जो शेयर का दाम चल रहा है वो कितना चल रहा है, बोल 20 रुपया। हम तेरे को 20 रुपया करके शेयर देंगे, कितना पीस डिसाइड हो जाता है, 500 पीस। समझ आ रहा है? यानी कि एम्प्लॉय को आज शेयर का दाम कितना चल रहा है, बोल, आज शेयर का दाम कितना चल रहा है, 20 रुपया। कंपनी को 20 रुपया करके मिलेगा शेयर। कंपनी को कितना करके मिलेगा, बोलो ना, 20 रुपया करके शेयर मिलेगा। 20 रुपया, 20 रुपया, सॉरी, एम्प्लॉय को मिलेगा कितना रुपया, बोलो 20 रुपया में। डन है। लेकिन कितना साल बाद, 4 साल बाद शेयर का दाम हो गया, पर शेयर का दाम कितना हो गया, 500। लेकिन इसको कितना में मिलेगा, 20 रुपया में। यही है इस ऑप्शन का मजा। सर इसका उल्टा भी तो हो सकता है सर, 20 रुपया घट के 5 रुपया तो भी हो सकता है। तो बेटा इतना रिस्क इसको लेना ही पड़ेगा। हाँ, स्वेट इक्विटी का पर्पस क्या है? जब एम्प्लॉय ही इतना मस्त है, एम्प्लॉय क्या बहुत ज्यादा मस्त है, वो तुमको इतना कुछ करके दिया है, तो एज अ ग्रेटिट्यूड तुम उसको देते हो और बोलते हो भाई 1-2 साल और रुक जा, जाना नहीं। यहाँ पे वो कुछ तुमको किया नहीं है, लेकिन तुम उसको रखने के लिए, अपने पास रिटेन करने के लिए तुम ये रिस्क लेते हो। हम लोगों का हर धंधा रिस्क पे चालू होता है, तुम लोग साला खुद रिस्क में है। नहीं, तुम लोग घुस गया करियर में कि हम सीए करेंगे, हम सीएमए करेंगे, फुल रिस्क। ना तेरे पास डोरेमोन का वो है, क्या बोलते रहे उसको, अरे नहीं, जो फ्यूचर में जाता है, हाँ, ना तेरे पास है कि तुम जाके सोच लेगा वो बनना है क्या, बन गए क्या, कुछ नहीं पता तेरे को। कर रहे कुछ तो कर रहे है ना। हमको भी पता था क्या कि हम अपने एलएलबी को 2-3 जगह यूज करेंगे, कुछ नहीं जानते थे, घंटा पता रहता है। तो ये रिस्क तो लेना पड़ेगा भाई, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। कल को साला हम पढ़ते पढ़ते ही चल बसे, तो वो भी एक रिस्क ही है। रिस्क का कोई माई बाप नहीं है। डन है क्या अच्छी तरह से? तो बोलने का मतलब है यही होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉय को दिया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या है कि लगता है एम्प्लॉय। क्या दिया जाता है, स्टॉक। किस पे दिया जाता है, ऑप्शन पे, और एक प्लानिंग रहता है, इसीलिए इसका नाम पड़ता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। क्या हम समझा पाए ठीक से अच्छी तरह से? डन है क्या? अब इसमें देखो क्या होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान मीन्स द ऑप्शन गिवन टू द डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, या फिर उस कंपनी के होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडी कंपनीज। ठीक है, ये देखो, एक सेकेंड होल्ड करो, 1 मिनट ब्रेक लेते हैं। चलो तो देखो, तो सेक्शन कौन सा है, सेक्शन कौन सा है, 2।
क्लॉज 37 ऑफ व्हाट? कंपनीज एक्ट 2013. ऑफ व्हाट? कंपनीज एक्ट 2013. एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन मीन्स, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन मीन्स क्या? ऑप्शन गिवन टू डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉइज ऑफ अ कंपनी. ठीक है, या फिर कंपनी के होल्डिंग कंपनी को, या फिर कंपनी के सब्सिडरी कंपनी को. डन है क्या? इफ एनी which gives such director, officer और employee the benefit or right to purchase. बेटा याद करना पड़ेगा अपने को, ये मैं याद करवा दूं. सेक्शन बताओ 237. employee stock option means then option, means an option given to अच्छा पहले डायरेक्टर से शुरू करोगे. गिवन टू डायरेक्टर, जैसे याद करने का तरीका, डायरेक्टर ही कंपनी का क्या रहता है? ऑफिसर्स. तो डायरेक्टर, ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज ऑफ किसका? कंपनी का, या फिर इस कंपनी के होल्डिंग का, या फिर इस कंपनी के सब्सिडरी का. तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 37, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन मीन्स एन ऑप्शन गिवन टू डायरेक्टर, officers, employee of a company or its holding company or its subsidiary company. डन है क्या? Which gives, ये ऑप्शन क्या देता है? Which gives such, वापस से, directors, officer और employee. Which give, ये ऑप्शन क्या देता है? Which give किसको? डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉय. द बेनिफिट देता है. क्या चीज का? बेनिफिट देता है या फिर राइट देता है? क्या चीज का? टू परचेज द शेयर्स ऑफ अ कंपनी एट अ फ्यूचर डेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस. पहले ही प्राइस डिटरमाइंड रहता है, जो बेनिफिट देता है राइट टू परचेज का शेयर्स को. डन है क्या? वंस मोर, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 37 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन मीन्स एन ऑप्शन गिवन टू डायरेक्टर्स, ऑफिसर और एम्प्लॉय of the company or its holding company or its subsidiary company, which gives director, officer, employee benefit to purchase shares at a future date at a predetermined price. याद हो गया क्या? क्लियर हो अच्छी तरह से? ओके. एग्जाम्पल देख के समझाना पड़ा इसको ताकि तुमको समझ आए. यहां पे सेबी का भी बहुत नौटंकी है. देखो, 1 जनवरी 2019 को, कौन सा डेट बोलो? 1 जनवरी 2019 को एक कंपनी है तुम लोग का जिसका नाम है गांजा लिमिटेड. ठीक है ना? वो रखा किसको? अश्विन को, और उसको ऑफर किया 10 लाख का साल का पैकेज. ठीक है? और साथ ही साथ क्योंकि वो अच्छा आदमी था, एसेट था कंपनी का, तो उसको ऑप्शन दिया कि तुम 1000 शेयर ले सकता है गांजा लिमिटेड का 10 रुपया में. कितना रुपया में बोलो? 10 रुपया में 1000 शेयर में. लेकिन ये ऑप्शन तुमको मिलेगा 4 साल का वेस्टिंग पीरियड के बाद. 4 साल का वेस्टिंग पीरियड का मतलब समझा? तो उसको रखेगा कितना साल बोलो? 4 साल. कितना साल रखेगा बोलो? 4 साल. यानी कि उसको उस ऑप्शन को लेने के लिए कितना साल लेना पड़ेगा? 4 साल. डन है क्या? कंपनी में. विच मीन्स अश्विन को वेट करना पड़ेगा और कंपनी में काम करना पड़ेगा कितना साल तक? 4 साल तक, बिफोर ही गेट्स द राइट टू एक्सरसाइज हिज ऑप्शन. उस ऑप्शन को लेने के लिए उसको 4 साल तक काम करना पड़ेगा. सेबी भी बोलता है ईसॉप में शेयर इशू कर रहे हो, 1 साल का क्लिप पीरियड रखो. क्या रखो? क्लिप. बोलने का मतलब है अश्विन को कितना साल वेट करना पड़ेगा? 1 साल सेबी बोला, बाकी कंपनी बोला.
समझ आ रहा है? सेबी कितना बोला? 1 साल। बोला ये ऑप्शन शुरू होगा 1 साल के बाद जब तुमको ऑप्शन दिए वहां से 1 साल के बाद ये ऑप्शन चालू होगा। और फिर कंपनी कितना साल बोला काम रुकने? 4 साल। डन है। अब सर रुकेगा वो? हम बोले उससे पूछो, वो अपना सैलरी का इंक्रीमेंट कितना देखता है 5 साल का, उससे पूछो। अगर उसको लगता है कि कंपनी का शेयर इतना भी नहीं बढ़ने वाला है, उससे अच्छा जॉब चेंज करेंगे सैलरी बढ़ जाएगा, तो वहाँ उसके ऊपर है। ऑप्शन को जबरदस्ती थोड़ी ना दे देना ही लेना ही होगा, बंदूक रख दिया माथा में, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ, तुम कभी भी छोड़ सकता है। अगर नहीं छोड़ेगा तो ऑप्शन मिलेगा। तुम वादा करके भी छोड़ सकते, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अब वो बोल रहा है कि क्या क्या रूल्स है ईसॉप से रिलेटेड, भैया थोड़ा बताओ ना। हम बोले अगर पब्लिक कंपनी ईसॉप इशू कर रहा है तो क्या पास करेगा? SR-NGM। प्राइवेट कंपनी होगा तो क्या पास करेगा? कोई SR OR का जरूरत नहीं है, कोई OR और SR का जरूरत नहीं है। अगर तुम एक कौन हो? स्टार्टअप कंपनी हो, अभी जस्ट शुरू हुए हो। भैया स्टार्टअप किसको बोलते हैं? जिसको खुले हुए 10 साल ना हुआ हो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से। अच्छा, SR किसके लिए? OR किसके लिए? स्टार्टअप के लिए? कुछ नहीं भैया। स्टार्टअप किसको बोलते हैं? जिसको खुले हुए 10 साल ना हुआ हो फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। यहाँ पे सेम एज इक्विटी शेयर लिखा हुआ है ना, इसका मतलब लिखो यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय, वो सेम एज इक्विटी शेयर है। डन है क्या? वो सेम एज क्या बोलो तो इक्विटी शेयर्स है। डन है क्या? अच्छा, ये हुआ नॉट एलिजिबल को कट कर दो, जरूरत नहीं है। जो एलिजिबल लिख दिए, बाकी सब नॉट एलिजिबल, सीधा बात है। ठीक है, नोट्स ध्यान दो। जो ऑप्शन एम्प्लॉय को मिल रहा है वो ट्रांसफरेबल नहीं हो सकता। मिला तुमको है तो सिर्फ तुमको है। राइट इशू याद है? ट्रांसफरेबल होता, राइट टू रिनाउंस, लेकिन ईसॉप ऐसा नहीं हो सकता। डन है क्या अच्छी तरह से? इट कैन नॉट बी ट्रांसफरेबल। नेक्स्ट, जो भी ऑप्शन एम्प्लॉय को मिल रहा है उसको तुम प्लेज नहीं कर सकता। प्लेज मतलब समझते हो? गिरवी पे नहीं रख सकता। तुम क्या किया? लोन लेने के लिए बोला सुनो मेरे को ना शेयर मिलेगा, और शेयर एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो तुम जाके बोलता है मेरा प्रॉपर्टी लो गिरवी पे रखो, वो तुम अलाउड नहीं है। ना तुम हाइपोथिकेट कर सकता है। हाइपोथिकेट का मतलब भी होता है गिरवी। देखो हम तुमको एक चीज समझाते हैं। एक टॉपिक है जो अपने पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है? चार्ज। चार्ज का मतलब किसी एसेट पे किसी जन का क्या होता है? चार्ज, कंट्रोल होता है। ठीक है, चार्ज का 3 जात है। ठीक है, चार्ज का कितना टाइप है? 3 टाइप है। एक को ही बोलते हैं मॉर्टगेज, ठीक है, एक को ही बोलते हैं हाइपोथिकेटेड, और एक को ही बोलते हैं हम प्लेज। एट द एंड तुम क्या करते हो? एसेट का चार्ज किसी को देते हो, और इस बंदे से तुम लेते हो क्या? लोन। हमको पैसा चाहिए, ये फोन हम इसको दे दिए और इससे लोन ले लिए, तो ये फोन का क्या चार्ज किसके ऊपर, मतलब ये चार्ज किसका है फोन पे? उसका। डन है। गिरवी बोलते हैं ना, गिरवी वही है। लोन लेने के लिए कुछ क्या रखना पड़ता है? गिरवी। तो मॉर्टगेज होता है अगर तुम गिरवी रखते हो कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखोगे तो उसको क्या बोलेंगे बोलो तो? मॉर्टगेज। उसको क्या बोलेंगे? मॉर्टगेज। और अगर मूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखोगे तो उसको क्या बोलेंगे? प्लेज। यहां पे वो क्या वर्ड यूज कर रहा है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44 शेयर एंड डिवेंचर आर मूवेबल प्रॉपर्टी, इसीलिए उसको यहां वर्ड यूज कर रहा है प्लेज्ड। भैया
भैया भैया भैया, ये हाइपोथिकेटेड क्या होता है? हाइपोथिकेटेड का मतलब तुम जिसके लिए लोन ले रहे हो उसी को गिरवी रख दे रहे हो। मिनी बस देखता है, मिनी बस, मिनी बस के पीछे लिखा रहता है हाइपोथिकेटेड टू दिस बैंक। हमको सपोज करो एक घर लेना है, ठीक है, सपोज करो, या हमको एक बड़ा गाड़ी लेना है। हम गाड़ी लेने के लिए हमको चाहिए लोन, हम बैंक को बोले लोन दो, बैंक वाला बोला क्यों? गाड़ी लेना है। बोला गिरवी दो, हम बोले लोन दो, उसी से गाड़ी लेंगे, वही गाड़ी गिरवी पे। समझ आया अच्छी तरह से? वही गाड़ी क्या रहेगा? गिरवी पे। लोन हम दे पाए तो ठीक, नहीं तो यही गाड़ी लेके तुम चल जाना। उसी को वर्ड बोलते हैं हाइपोथिकेटेड। समझ आ रहा है अच्छी तरह से? उसी को क्या बोलते हैं? हाइपोथिकेटेड। तो बोलने का मतलब है ये एम्प्लॉय ना इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है, ना प्लेज कर सकता है, ना हाइपोथिकेट कर सकता है। डन है क्या? और कोई भी इंसान इस ऑप्शन को ले नहीं सकता, जिसको मिला है वही एक्सरसाइज कर सकता है। अच्छा, अगर ईसॉप का क्या स्टेटस रहेगा भैया? इसको आप लिख लो रीड, इसको आप लिख लो व्हाट? रीड। रीड व्हाट विल बी द स्टेटस ऑफ ईसॉप? भैया ईसॉप का क्या स्टेटस रहेगा? हम बोले सुनो, ईसॉप का स्टेटस जानना है तो सुनो, स्टेटस जानो अच्छी तरह से। अगर इंप्लॉय मर गया, नौकरी में था लेकिन मर गया, तो वो मिल जाएगा उसके लीगल हेयर या नॉमिनी को। डन है क्या? अच्छा, नेक्स्ट, अगर वो पगला गया सर, पगला गया, तो जिस दिन तक नौकरी में था पगलाने से पहले उस दिन का मतलब उसी दिन उसको मिल जाएगा ये सब। डन है क्या? नंबर 3, रिजाइन कर गया तो ऑप्शन ही एक्सपायर हो जाएगा। देखो बेटा, मौत किसी के हाथ में नहीं है। मौत के पहले जितना हो सके कुछ ऐसा कर दिखाओ कि एकदम नाम तुम्हारा जिस तरह रैंक आता है ना उस तरह तेरा नाम गूंजे, ठीक है? और जब मौत आ गया तो कंपनी को भी नहीं पता था और उसको भी नहीं पता था, वो तो एकदम इज्जत से काम कर रहा था। तो मौत के समय पे अगर आया तो उसका लीगल हेयर को दे दो, खुद पगला गया तब भी दे दो, क्योंकि ऑटोमेटिकली कोई नहीं चाहता हम पागल हो जाए, लेकिन जानबूझ के रिजाइन किया तो तुम तो चाहता था ऑप्शन नहीं लेना, इसलिए वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक्सपायर हो जाएगा। डन है क्या? श्योर श्योर, ये सब कंप्लीट हो गया। आज का क्लास का कंटेंट हाई है, सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस हुआ है। डन है क्या? तो यहाँ पे जाके हम लोगों का यहाँ तक कवर होता है। श्योर? देखो, तुम लोग बोलोगे तो आगे पढ़ाएंगे, या कल बोलोगे कल। एक है पीपी, पीपी मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट। एक याद है कि नहीं याद है? सेक्शन 61 याद है, ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। और एक तो है सेक्शन 66 रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। ये 3 सेक्शन तुम कर डाला, कल अपने कल ही रखते क्योंकि हेवी है कंटेंट, ठीक है ना? ये कल कर देंगे तो अपना कल शेयर कैपिटल पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट मंडे पहले अपने 2 से लेके 3 क्या दे देंगे? टेस्ट। और 3 से लेके थोड़ा सा क्लास बड़ा रख देंगे, 4:30 स्टार्ट करेंगे एक मस्त टॉपिक जिसका नाम क्या है? मीटिंग्स, ठीक है ना? और मीटिंग्स करते ही, जैसे ही मीटिंग्स हो जाएगा, सीए अलग हो जाएगा, सीएमए अलग हो जाएगा कुछ हफ्तों के लिए। फिर 7 होगा जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्या बोलो तो? कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना? सीए वाला लोगों का मीटिंग तक का जितना पोर्शन है तुम लोगों का वो एग्जाम में आएगा। पगला गया है? मीटिंग तक सिर्फ मीटिंग चैप्टर 30 मार्क्स का था, तो हम अभी इतना तुम्हारे साथ ज्ञानबाजी कर रहे होते। हम बोलते भाई चल हो गया, यहाँ तक तुम्हारा आएगा 30 मार्क्स। आप लोगों का मैंडेटरी संडे 9:30 क्लास रहेगा, ठीक है? विल स्टार्ट विथ अकाउंट्स एंड ऑडिट, ठीक है? और ये जो पढ़ाऊंगा ये आपके ऑडिट वाले में भी 25 मार्क्स का आएगा, ग्रुप नेक्स्ट ग्रुप का, समझ आए? और अकाउंट्स पढ़ाना शुरू करूंगा। डन है क्या?
इन लोगों का डिबेंचर भी है, चार्ज भी है, सब है, ठीक है ना, सीएमए से बात कर रहे हैं। लेकिन यही डिबेंचर, चार्ज, यही अकाउंट्स हम लोगों का एग्जाम में सिर्फ आता है अगर आना हो तो। समझ आ रहा है? तो हम लोग इसको, हम लोग अभी पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग इसको बोलते हैं मिसलेनियस टॉपिक्स। क्या बोलते हैं बोलो? मिसलेनियस टॉपिक्स। जो ये लोग पढ़ेगा 5 दिन, हम लोग पढ़ेंगे 1 दिन बस। अकाउंट्स, ऑडिट, बाकी सब वो जो सारा पोर्शन है, जो तुम लोग का कंपनी लॉ 60 मार्क्स का है, बचा हुआ पोर्शन उधर से आएगा। डन है? हम लोगों का टॉपिक्स सीएमए वाला का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है 15 मार्क्स का, का आएगा। क्या बोलो? डायरेक्टर। ये एक्सक्लूसिवली होगा तुम लोग के लिए सिर्फ, ठीक है ना, तुम लोग का डायरेक्टर नहीं है।